नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर दिल खोलकर स्वागत है। और अपने जिलों की सीरीज के अंदर आज मैं एक नए जिले के साथ आया हूं। तो आज जो जिला है वो अपने जिला स्टार्ट करें अजमेर। अजमेरी संभाग का अजमेर जिला आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अजमेर से वैसे तो टूट टूट के कई जिले बन गए, जैसे ब्यावर बन गया अजमेर से अलग होकर, अजमेर से अलग होकर केकड़ी बन गया है। पर बाकी अजमेर के अंदर इन दो स्थानों को छोड़कर बाकी जो चीजें जयपुर के अंदर बची हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं अपने। तो देखो जिलो जयपुर सॉरी अजमेर, अजमेर के अंदर तो खास खास बातें क्या। अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय कहते हैं, और इसको भारत का मक्का भी कहा जाता है। राजस्थान का हृदय कहते हैं, भारत का मक्का कहते हैं, और इसे अंडों की टोकरी भी कहते हैं। अंडों की टोकरी भी कहते हैं। आपसे पूछ ले कि भारत में अंडों की टोकरी, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, और राजस्थान में अंडों की टोकरी पूछ ले तो अजमेर याद करना है। फिर देखो अजमेर की स्थापना कब हुई, स्थापना कब हुई, जिला कब बना, सारी की सारी चर्चा अपने विस्तार से करेंगे। अजमेर की स्थापना हुई 1113 ईस्वी के अंदर। 1113 ईस्वी के अंदर अजय राज ने, चौहान शासक अजय राज ने इसकी अजमेर की स्थापना की थी। जिस समय अजमेर की स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम अजय मेरू था। तो स्थापना 1113 अजय राज ने। और जिले के रूप में जिले के रूप में ये अस्तित्व में कब आया, तो पहले तो ये अंग्रेजों के काल में अंग्रेजों के काल में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। जब 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय किया गया, तो अजमेर राजस्थान में शामिल हो गया और अजमेर को जिला बना दिया गया। अजमेर जिले के रूप में अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, और अजमेर जिले का शुभंकर पूछ ले तो खड़मोर याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अजमेर को राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का, अंडों की टोकरी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी अजय मेरू के नाम से, अजय राज ने स्थापना की 1113 में। जिले के रूप में अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के 7वें चरण में, जब केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में शामिल किया गया था। और अजमेर जिले का शुभंकर याद रखना, खड़मोर याद करना अपने। अगले पेज पर चलते हैं अपने। अजमेर के अंदर क्या खास विशेषता है, अजमेर के अंदर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह है कहां पर है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर याद करना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनका जन्म हुआ था संजेरी के अंदर, जन्म स्थान है इनका संजेरी, फारस के अंदर पड़ता है। इनके पिता का नाम था ग्यासुद्दीन, और इनकी माता का नाम था बीबी मनहूर। बीबी मनहूर नाम था। और इनके गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम था हजरत शेख उस्मान हारूनी। ये इनके गुरु थे। तराइन के दूसरे युद्ध के दौरान 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। मोहम्मद गौरी के साथ जब भारत आए थे उस समय भारत में शासन था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। तो याद करना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। और मोहम्मद गौरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को उपाधि कौन सी दी थी, तो याद करना है सुल्तान उल हिंद। सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी गई थी। याद रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मोहम्मद गौरी ने उपाधि कौन सी दी है, तो सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी है। फिर इनकी दरगाह है, दरगाह कहां पर है, तो अजमेर के अंदर। और दरगाह का निर्माण आपसे पूछ ले कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया, तो अपने को याद करना है इल्तुतमिश। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने इसका दरगाह का निर्माण करवाया था। दरगाह के अंदर दो देग है, दो देग यानी दो कड़ाहे हैं बड़े बड़े, जिनके अंदर पकवान बनाया जाता है, जिसमें एक देग को कहा जाता है बड़ी देग,
और वो बड़ी देग है वो भेंट की थी अकबर ने। दूसरी देग को कहा जाता है छोटी देग, और छोटी देग यहां पर भेंट की थी जहांगीर ने। ये दो देग है यहां पर। दरगाह के अंदर गुरु के जो बैठने का स्थान होता है उस स्थान को बोलते हैं खानकाह। गुरु के बैठने के स्थान को बोलते हैं खानकाह। गुरु को बोलते हैं पीर, गुरु को पीर बोलते हैं, और शिष्य को बोलते हैं मुरीद। उत्तराधिकारी को बोलते हैं वली। उत्तराधिकारी वली कहलाता है। और यहां पर जो यात्री आते हैं उन यात्रियों को बोला जाता है जायरीन। ठीक है। दरगाह के अंदर उर्स यानी मेला, उर्स का आयोजन होता है हिजरी सन के 7वें महीने में, यानी हिजरी सन के हिजरी सन के 1 से लेकर 6 रजब तक यहां पर उर्स लगता है। हिजरी सन का 7वां महीना होता है रजब। तो इतनी बातें ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आपको याद करनी दोस्तों। अजमेर जिला पढ़ रहे हैं तो अजमेर जिले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। देख लो दोबारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनका जन्म संजेरी में हुआ था, और इनके पिता का नाम ग्यासुद्दीन था, माता का नाम बीवी मनहूर था, गुरु थे हजरत शेख उस्मान हारूनी। अजमेर आए थे, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। मोहम्मद गौरी ने इनको सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी। और दरगाह अजमेर के अंदर दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। और दरगाह के अंदर 2 कड़ाहे हैं, यानी 2 देग हैं, जिसमें बड़ी देग अकबर ने भेंट की और छोटी देग जहांगीर ने भेंट की। दरगाह के अंदर गुरु के बैठने का जो स्थान होता है उसको खानकाह बोलते हैं। गुरु को पीर, शिष्य को मुरीद, उत्तराधिकारी वली, और यहाँ आने वाले यात्रियों को जायरीन कहा जाता है। दरगाह के अंदर हिजरी सन के 7वें महीने में यानी 1 से लेकर 6 रजब तक यहाँ पर उर्स लगता है, और उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा का एक गौरी परिवार करता है। अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर देखिए, मैंने लिखा है तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग दोस्तों कहां पर है? अजमेर के अंदर। तारागढ़ दुर्ग को पहले अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। तारागढ़ दुर्ग को अजय मेरू कहते हैं। इसको अरावली का अरमान भी कहा जाता है। अरावली का अरमान कहा जाता है इसको। और इस किले को कहा जाता है राजपुताने की कुंजी। राजपुताने की कुंजी भी कहा जाता है। और इसे कहते हैं गढ़ बीठली। गढ़ बीठली ये इस किले के अन्य नाम है। और सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण सहने वाला किला, सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण सहने वाला किला, आक्रमण सहने वाला किला, ये विशेषता इनकी याद करनी। और यह कौन सी पहाड़ी के ऊपर? तो याद रखना बीठली पहाड़ी के ऊपर स्थित है। बीठली पहाड़ी पर स्थित, ठीक है। बीठली पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है और इसका निर्माण करवाया गया 1113 में अजय राज द्वारा। जिसने अजय मेरू शहर बसाया था या अजमेर शहर बसाया था, उसी ने इस किले का निर्माण करवाया था। कई जगह ये मिलता है कि 7वीं शताब्दी में अजय पाल ने बनवाया था, 8वीं शताब्दी में अजय पाल ने बनवाया था, लेकिन अब नए जितने भी आ रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि अब नई जितने भी बुक्स आ रही है उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ये 1113 में अजय राज ने बनवाया था। इस किले का पुनः निर्माण करवाया था पृथ्वीराज सिसोदिया ने। पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस किले का पुनः निर्माण करवाया था। और पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम था तारा। पत्नी का नाम तारा था। यह अपनी पत्नी तारा को टोंडा से यहां लेकर आया था और इस किले की मरम्मत करवाई और अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ कर दिया था। आज के बाद कोई अजमेर दुर्ग इसको नहीं कहेगा, आज के बाद इसको मेरे पत्नी के नाम पर है तारागढ़। तो तारागढ़ कर दिया था। अब तारागढ़ दुर्ग के अंदर टोटल बुर्ज कितनी? टोटल बुर्ज है 14, यानी
दीवारों बाहरी जो परकोटा या दीवार होती है, दीवार के अंदर थोड़ी थोड़ी दूर पर गोलाकार स्तंभ बने होते हैं, उनको बोला जाता है बुर्ज। तारागढ़ दुर्ग में टोटल आपसे बुर्ज पूछ ले तो 14 बुर्ज। और तारागढ़ दुर्ग के अंदर दर्शनीय स्थल क्या क्या? तारागढ़ दुर्ग के अंदर नाना साहब का जालरा, नाना साहब का जालरा कृत्रिम जल स्रोत होता है जिसको बोलते हैं जालरा। और यहां पर इब्राहिम शरीफ का जालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा। और तीसरा है बड़ा झालरा। ये यहां पर झालरे बने हुए, नाना साहब का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा और बड़ा झालरा। ये झालरे इस दुर्ग के अंदर बने। झालरे मैंने बता दिया कृत्रिम जल स्रोत होते हैं। इसके अलावा इस तारागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है रूठी रानी का महल, यानी रूठी रानी उमादे आजीवन कौन से किले के अंदर रही थी? मालदेव की पत्नी रूठी रानी मालदेव से रूठकर आजीवन इसी तारागढ़ के किले में रही थी, तो रूठी रानी का महल यहां पर बना। और यहां पर मीरान साहब की दरगाह है, मीरान साहब की दरगाह है, मीरान साहब की दरगाह यहां पर बनी हुई। और देखो यहां पर भारत की एकमात्र घोड़े की मजार है, घोड़े की मजार भी बनी हुई है। ठीक है, मान्यता ऐसी है कि इस घोड़े की मजार पर कोई भी प्रेमी जोड़ा दाल चढ़ाता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो तारागढ़ दुर्ग की इतनी विशेषता आप याद कर लेना। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में अजय मेरू, अरावली का अरमान, राजपुताने की कुंजी, गढ़ बीठली और सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण सहने वाला किला। बीठली पहाड़ी पर स्थित है। 1113 में अजय राज ने बनवाया था। पुनः निर्माण पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाया और पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर किले का नाम तारागढ़ कर दिया था। तारागढ़ दुर्ग के अंदर टोटल बुर्ज पूछ ले आपसे तो 14 बुर्ज याद करनी। दुर्ग के अंदर देखने लायक चीजें या दर्शनीय स्थल क्या क्या है? तो नाना साहब का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा और बड़ा झालरा, ये यहाँ पर झालरे बने हुए। और रूठी रानी का महल, क्योंकि रूठी रानी उमादे आजीवन तारागढ़ दुर्ग में रही। और मीरान साहब की दरगाह भी यहाँ पर बनी हुई है। एक भारत की एकमात्र घोड़े की मजार यहाँ पर है। मान्यता ऐसी है कि इस घोड़े की मजार पर कोई भी प्रेमी जोड़ा दाल चढ़ाता तो उसकी मनोकामना पूरी होती। ये तो है तारागढ़ के किले की बात अजमेर के अंदर। फिर अगले पेज पर देखो, अगले पेज पर मैंने लिखा पुष्कर। पुष्कर अजमेर राजस्थान का एक पवित्र स्थल, हिंदुओं का एक पवित्र स्थल पुष्कर अजमेर के अंदर है। तो पुष्कर की क्या क्या खास बातें देखो। इसे कहा जाता है तीर्थों का मामा। पुष्कर को कहा जाता है तीर्थों का मामा। पुष्कर के अंदर क्या क्या चीजें देखो। एक तो पुष्कर झील। पुष्कर झील के बारे में बता दूं पहले। पुष्कर झील की क्या क्या खास बात है? इसको कोंकण तीर्थ कहते हैं, इसको कोंकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और पुष्करणा ब्राह्मणों ने यहां पर इसका निर्माण करवाया था। पुष्करणा ब्राह्मणों ने इसका निर्माण करवाया था। इसी पुष्कर झील के किनारे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा था। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की। वो कहां पर की? तो इसी पुष्कर झील के किनारे की थी। और वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। वो कहां पर की थी? तो इसी पुष्कर झील के किनारे बैठकर की थी। और सन 1705 में गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी यहां पर किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ यहां पर अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। ठीक है, इस पुष्कर झील की सफाई के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया 1997 में कनाडा के सहयोग से। 1997 में कौन से देश के सहयोग से? तो कनाडा के सहयोग से। उस कार्यक्रम का नाम था पुष्कर समन्वित विकास कार्यक्रम। पुष्कर समन्वित विकास कार्यक्रम ये कनाडा के सहयोग से चलाया गया था। 1997 में पुष्कर झील की सफाई करवाने के लिए चलाया गया था और पौधे रोपण के लिए चलाया गया था। ये तो पुष्कर झील की बातें।
याद रखना, पुष्कर झील जिसको कोंकण तीर्थ भी कहते हैं, और पुष्करणा ब्राह्मणों ने इसका निर्माण करवाया। इसी झील के किनारे बैठकर कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा। यहीं पर वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। यहीं पर सन 1705 में गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। 1997 में कनाडा के सहयोग से पुष्कर झील की सफाई करवाई गई। पुष्कर के आसपास में वृक्षारोपण का काम किया गया। उस कार्यक्रम को बोला जाता है पुष्कर समन्वित विकास कार्यक्रम। अब बात करते हैं पुष्कर मेले की। पुष्कर मेला, पुष्कर में जो मेला लगता है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। कार्तिक पूर्णिमा में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कौन से मेले में आते थे? तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं पुष्कर मेले के अंदर। राजस्थान में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला पूछ ले, ऊंटों का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला, तो ये भी पुष्कर अजमेर में लगता है। और पुष्कर के अंदर कौन कौन से मंदिर है देखो। पुष्कर के अंदर जो मंदिर है वो एक है बर्मा जी का मंदिर। बर्मा जी का मंदिर, बर्मा जी का मंदिर पुष्कर झील के बिल्कुल किनारे है। कहते हैं यहां पर शंकराचार्य जी ने मूर्ति स्थापना की थी। यहां पर वैसे तो राजस्थान में 3 मंदिर है बर्मा जी के, मेन मंदिर 3 है। आसोत्रा बाड़मेर के अंदर है, और छींच बांसवाड़ा के अंदर, और एक पुष्कर अजमेर के अंदर। लेकिन सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो मंदिर है वो बर्मा जी का मंदिर पुष्कर में। पुष्करणा ब्राह्मणों ने पुष्कर झील का निर्माण करवाया, और इस झील के किनारे शंकराचार्य जी ने बर्मा जी की मूर्ति स्थापना की। और झील के पास ही बर्मा जी के मंदिर की बैक साइड में सावित्री माता का मंदिर। सावित्री माता का मंदिर वो कौन सी पहाड़ी के ऊपर है? तो सावित्री माता का मंदिर बर्मा जी की मंदिर की बैक साइड में एक रत्नागिरी नाम की पहाड़ी है, उसके ऊपर बनाया गया। इसी सावित्री माता की पहाड़ी के ऊपर सन 2016 में रोपवे भी बनाया गया था। रोपवे भी बनाया गया था। तो ये बर्मा जी का मंदिर, सावित्री माता का मंदिर, ये भी यहां पर। तो एक पुष्कर में और मंदिर है गायत्री मंदिर। गायत्री मंदिर भी दोस्तों पुष्कर के अंदर है। अरुणोराज ने यहां पर एक वराह मंदिर का भी निर्माण करवाया। तो आपसे वराह मंदिर पूछ ले तो भी पुष्कर अजमेर के अंदर। एक है रंगनाथ जी का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान का द्रविड़ शैली में बना सबसे बड़ा मंदिर पूछ ले तो रंगनाथ जी का मंदिर, वो भी पुष्कर अजमेर के अंदर। तो ये सारी की सारी बातें अपने पुष्कर की। बर्मा जी का मंदिर, सावित्री माता का मंदिर, गायत्री मंदिर, वराह मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, सारे के सारे पुष्कर के अंदर है। ठीक है, तो ये पुष्कर झील की बात होगी, ये पुष्कर में मेले की बात होगी, ये पुष्कर में जितने भी मंदिर है उनकी बात होगी। अब आगे चलते हैं अपने अगले पेज के ऊपर। अगले पेज पर मैंने लिखा है आना सागर, आना सागर झील के बारे में। आना सागर झील, आना सागर झील दोस्तों अजमेर के अंदर। आना सागर झील जिसका निर्माण करवाया गया था अरुणोराज द्वारा। निर्माण 1137 में करवाया गया अरुणोराज द्वारा। ठीक है, और उस समय जब निर्माण करवाया गया था उस समय इसमें चंद्रा नदी जल गिराती थी, यानी चंद्रा नदी के जल को रोककर अरुणोराज ने आना सागर झील बनवाई थी। लेकिन वर्तमान में कौन सी नदी इसके अंदर जल गिराती है ये पूछ ले तो वर्तमान में इसमें बांडी नदी जल गिराती है। आना सागर झील के अंदर वर्तमान में बांडी नदी जल गिराती है। और आना सागर झील जिसके किनारे एक दौलत बाग बना, आना सागर झील के किनारे है दौलत बाग। इस दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और इस दौलत बाग का निर्माण यहां से पूछ ले किसने करवाया तो दौलत बाग का निर्माण यहां पर करवाया जहांगीर ने। आना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया तो जहांगीर ने करवाया था। इसी दौलत बाग के अंदर असमत बेगम ने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था। गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था। ठीक है,
दौलत बाग या सुभाष उद्यान, जिसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने। इसी दौलत बाग के अंदर जहांगीर की सास और नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये आना सागर झील के किनारे, और आना सागर झील के किनारे शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने यहां पर आना सागर झील के किनारे 12 दरी का निर्माण करवाया था। ठीक है, आना सागर झील अजमेर, निर्माण 1137 में अर्णोराज ने। जिस समय इसका निर्माण हुआ था उस समय तो चंद्रा नदी जल गिराती थी, लेकिन वर्तमान में बांडी नदी जल गिराती है। जहांगीर ने यहां पर दौलत बाग का निर्माण करवाया, और दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और इसी दौलत बाग के अंदर जहांगीर की सास और नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था। शाहजहां ने यहां पर 12 दरी का निर्माण करवाया था। इसके अलावा यहां पर एक चश्मा ए नूर, एक महल बना है, चश्मा ए नूर नाम का महल, चश्मा ए नूर नाम का महल। इसको रूठी रानी का महल भी बोलते हैं, क्योंकि जहांगीर की पत्नी नूरजहां जहांगीर से रूठकर इस चश्मा ए नूर नामक स्थान पर आकर या दौलत बाग में आकर रहना शुरू कर दिया था, इसलिए इस रूठी रानी के लिए एक महल बनवाया गया चश्मा ए नूर नाम से, वो नूरजहां का महल। फिर देखो अजमेर के अंदर एक दादाबाड़ी नामक स्थान, दादाबाड़ी नामक स्थान जीनदत सूरी का समाधि स्थल है, उसको बोलते हैं दादाबाड़ी। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि दादाबाड़ी कहां, तो दादाबाड़ी अपने अजमेर याद रखना है कि क्या है दादाबाड़ी। तो जीनदत सूरी का जो समाधि स्थल है उसको दादाबाड़ी के नाम से जाना जाता है। फिर देखो भाई सागर, भाई सागर ये भी झील है। भाई सागर झील आपसे पूछ ले तो ये कहां पर है, अजमेर के अंदर। ठीक है, इंजीनियर फाई के निर्देशन में इसका निर्माण हुआ था, इसलिए भाई सागर झील बोलते हैं। तो अजमेर के अंदर मैंने आपको दोस्तों 3 झीलें बता दी। एक पुष्कर झील की बात की थी, एक अपने आना सागर झील होगी, एक फाई सागर झील होगी। पुष्कर झील का निर्माण पुष्कर ब्राह्मणों ने करवाया था, और आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था, और फाई सागर झील का निर्माण इंजीनियर फाई के निर्देशन में करवाया गया था। फिर अगले पेज पर अपने चलते हैं। देखो 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर, 2.5 दिन का झोपड़ा भी अजमेर के अंदर। क्या है ये 2.5 दिन का झोपड़ा, ये एक पाठशाला हुआ करती थी, संस्कृत पाठशाला थी, जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण पाठशाला। पाठशाला का नाम था सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला। और इस सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ, निर्माण करवाया विग्रहराज चतुर्थ ने। लेकिन इस सरस्वती कंठाभरण पाठशाला को तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में परिवर्तित करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में परिवर्तित करवाया। ठीक है, और इस मस्जिद का वास्तुकार, आपसे पूछ ले कि इस मस्जिद का वास्तुकार कौन, तो मस्जिद का वास्तुकार था अबू बकर, अबू बकर। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, इसका पहले सरस्वती कंठाभरण पाठशाला के रूप में निर्माण हुआ था, विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाए थे इस पाठशाला को। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था, और इस मस्जिद का वास्तुकार था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा था, हरिकेली नाटक। इस हरिकेली नाटक का आधा भाग है वो 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवारों पर लिखा हुआ। ठीक है, और इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहते हैं, तो एक इतिहासकार हुआ पर्सी ब्राउन, इतिहासकार का नाम है पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन का तो यह मानना है कि मुस्लिम संत पंजाब साहे का 2.5 दिन का उर्स लगता है, पंजाब साहे का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं।
तो पर्सी ब्राउन का तो ये मानना है कि यहाँ पर मुस्लिम संत पंजाब साहब का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। लेकिन जॉन मार्शल का क्या मानना है? जॉन मार्शल ये मानता है कि इसका निर्माण कार्य 2.5 दिन में पूर्ण हुआ, कि इस मस्जिद का निर्माण कार्य 2.5 दिन में पूर्ण हुआ था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा के नाम से जाना जाता है। फिर देखो अगले पेज पर चलते हैं अपने। सोनी जी की नसियां, सोनी जी की नसियां पूछ ले तो अजमेर के अंदर है, एक जैन मंदिर है। सोनी जी की नसियां एक जैन मंदिर, और इसको लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा लाल पत्थरों से बनाया गया मंदिर है, इसलिए लाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसको सोनी जी की नसियां क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण कार्य 1864 में शुरू हुआ था। मूलचंद सोनी ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। मूलचंद सोनी ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था, लेकिन इसका निर्माण कार्य कंप्लीट करवाया गया 1865 में मूलचंद सोनी के पुत्र टिक्कमचंद सोनी द्वारा। टिक्कमचंद सोनी द्वारा, सोनी परिवार द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, इसलिए सोनी जी की नसियां के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर एक म्यूजियम है, सोनी जी की नसियां मंदिर के अंदर एक म्यूजियम है जिसको बोलते हैं सिद्धकूट चेतनालय, जिसको बोला जाता है सिद्धकूट चेतनालय। सोनी जी की नसियां का दूसरा नाम है सिद्धकूट चेतनालय। फिर देखो अगले पेज, अगली और विशेषता अकबर में, अकबर का किला या मैगजीन दुर्ग, ये भी अजमेर के अंदर। मैगजीन दुर्ग अजमेर के अंदर, अजमेर पढ़ रहे हैं तो अपने अजमेर की सारी चर्चा करने की कोशिश करें। मैगजीन दुर्ग को और किन नाम से जाना जाता है? मैगजीन दुर्ग को कहा जाता है दौलत खाना, और इसी को कहा जाता है अकबर का किला। अकबर का किला, इस मैगजीन दुर्ग या अकबर के किले का निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। अकबर ने इसका निर्माण 1570-71 में करवाया था। मुस्लिम दुर्ग, पूर्णतः मुस्लिम दुर्ग निर्माण पत्ती में बना हुआ राजस्थान का एकमात्र किला तो मैगजीन दुर्ग या अकबर का किला है। मैगजीन दुर्ग की खास विशेषता कि यहां पर मुगल सेना ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई थी। मान सिंह के नेतृत्व में हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहां पर बनाई गई थी? हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहां पर बनाई गई? तो इसी मैगजीन दुर्ग के अंदर बनाई गई। और 10 जनवरी 1616 को सर टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात कहां पर हुई? सर टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात 10 जनवरी 1616 को मैगजीन दुर्ग अजमेर के अंदर हुई थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि था सर टॉमस रो, जो भारत में व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए आया था, उसके साथ जहांगीर की मुलाकात कहां होती है? तो इसी मैगजीन दुर्ग के अंदर होती है। फिर 1908 के अंदर इसी दुर्ग को बना दिया गया राजपुताना म्यूजियम या राजपुताना संग्रहालय बना दिया गया। राजपुताना संग्रहालय बना दिया गया। तो इस पेज पर अपने को इतनी बातें पढ़नी, सोनी जी की नसियां पढ़ ली और मैगजीन दुर्ग पढ़ लिया। मैगजीन दुर्ग जिसको दौलत खाना और अकबर का किला, निर्माण अकबर ने 1570-71 में, जब अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत करने के लिए आया था, उस समय ख्वाजा जी के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए किले का निर्माण करवाया था, उसको बोलते हैं अपने अकबर का किला या मैगजीन दुर्ग। पूर्णतः मुस्लिम दुर्ग निर्माण पत्ती में बनाया गया। हल्दी घाटी युद्ध की योजना मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने इसी युद्ध में बनाई थी। 10 जनवरी 1616 को सर टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात भी यहां पर हुई और 1908 में इस दुर्ग को बनाया गया राजपुताना संग्रहालय। फिर चलते आगे। मांगलियावास, मांगलियावास नाम की जगह अजमेर के अंदर, ये क्यों फेमस है? यहां पर कल्प वृक्ष मेला लगता, कल्प वृक्ष मेला, यानी 1000 साल पुराना यहां पर खेजड़ी वृक्ष का जोड़ा है। खेजड़ी वृक्ष का जोड़ा है जिसका पूजन किया जाता है। यहां पर मेला लगता है, वो हरियाली अमावस्या के दिन लगता है।
यानी श्रावण अमावस्या को लगता है। श्रावण अमावस्या को यहां पर मेला लगता है और मान्यता ऐसी है कि कोई भी प्रेमी जोड़ा इस मेले के अंदर जाता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो मांगली आवास मेला अजमेर के अंदर, जिसको कल्प वृक्ष मेला कहते हैं, श्रावण अमावस्या को लगता है। ये बात याद करनी। फिर देखो रामसर, रामसर नाम की जगह अजमेर के अंदर, ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहां पर बकरी चारा केंद्र या बकरी फार्म, केंद्रीय बकरी फार्म पूछ ले या बकरी चारा केंद्र पूछ ले तो रामसर अजमेर के अंदर। ठीक है, रामसर अजमेर, यहां पर क्या है? बकरी चारा केंद्र की स्थापना की गई। फिर देखो बाघेरा तोरण द्वार, बाघेरा तोरण द्वार क्यों फेमस है? ये ढोला मारू की शादी का गवाह है। ढोला और मारू की जहां शादी होती है वो पुष्कर के अंदर होती है, पुष्कर अजमेर के अंदर। और पुष्कर के पास ही एक जगह है जिसको बोलते हैं बाघेरा तोरण द्वार। ऐसी मान्यता है कि यहां पर ढोला और मारू की शादी हुई थी, और जिस समय ढोला और मारू की शादी हुई थी उस समय ढोला की एज 3 साल थी और मारू की एज 1.5 साल थी। एक बार सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ढोला मारू कथा के अनुसार ढोला की उम्र कितनी थी, तो 3 साल दोस्तों याद रखनी। अब की बार ढोला की उम्र तो पूछी गई, एक बार तो मारू की उम्र पूछ सकते, तो मारू की उम्र याद रखना 1.5 साल थी। और ढोला मारू की जहां शादी हुई वो बाघेरा तोरण द्वार के नाम से आज भी जाना जाता है, पुष्कर अजमेर के अंदर। फिर देखो प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी, बांदर सिंदरी नाम की जगह अजमेर के अंदर, बांदर सिंदरी अजमेर, जहां पर सन 2009 के अंदर प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। फिर प्रथम आंवला मंडी, प्रथम आंवला मंडी भी कहां पर? तो ये भी अजमेर के अंदर। ऐसे तो मोहाना में भी है, लेकिन पहली पूछ ले तो अजमेर के अंदर प्रथम आंवला मंडी। तो राजस्थान की प्रथम पूर्ण साक्षर, राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर जिला पूछ ले तो अजमेर। राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर जिला अजमेर है। और पुष्प मंडी पूछ ले तो पुष्कर है अजमेर के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से संचालित है पुष्प मंडी, पुष्कर अजमेर के अंदर। और राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर वो भी पुष्कर अजमेर के अंदर। राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र ये अजमेर के अंदर एक तबीजी नाम की जगह, तबीजी नाम की जगह अजमेर के अंदर, वहां पर राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र की स्थापना हुई। केंद्रीय प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी अजमेर में 2009 में। प्रथम आंवला मंडी अजमेर के अंदर। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला अजमेर, पुष्प मंडी पुष्कर अजमेर। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर पुष्कर अजमेर। राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र ये भी तबीजी अजमेर सन 2000 में स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देश की एकमात्र बाल संसद तिलोनिया नाम की जगह अजमेर के अंदर पड़ती है। देश की एकमात्र बाल संसद, टाबरों की संसद कहां पर है? तो तिलोनिया अजमेर के अंदर। फिर संगमरमर मंडी, संगमरमर मंडी पूछ ले तो किशनगढ़ अजमेर। सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन तो राजसमंद में होता है, लेकिन संगमरमर मंडी पूछ ले तो किशनगढ़ अजमेर। फिर देखो पद्मा डेयरी, पद्मा डेयरी अजमेर। भारत की पहली डेयरी थी पद्मा डेयरी अजमेर, जिसकी स्थापना की गई थी 1938 के अंदर, पद्मा डेयरी अजमेर के अंदर। हटुंडी आश्रम, ये हटुंडी नाम का आश्रम भी कहां पर है? तो अजमेर के अंदर। फिर देखो नागरीदास का पेनोरमा, नागरीदास का पेनोरमा भी अजमेर के अंदर। वही नागरीदास जिसका बनी ठनी चित्र शैली में बहुत बड़ा योगदान देता है, वो बनी ठनी इसी नागरीदास की प्रेमिका हुआ करती थी, जिसका मूल नाम था सावंत सिंह। किशनगढ़ शैली का सवर्ण काल भी इसी का काल माना जाता है। फिर देखो मान महल, मान महल कहां पर है? तो अजमेर के अंदर। या मान सिंह का महल कहां पर है? तो अजमेर के अंदर। ठीक है, या मान सिंह की छतरी पूछ ले तो अजमेर के अंदर। ये इतनी बातें अजमेर की ओर आ गई। अब देखो नसीराबाद सामने। 1857 की क्रांति की बात करते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में होती है मेरठ से, 10 मई 1857। लेकिन इस 1857 की क्रांति की राजस्थान में शुरुआत कहां से होती है? तो 28 मई 1857 को नसीराबाद से होती है। ठीक है, और नसीराबाद की क्रांति का नेतृत्व करने वाले बंदे का नाम था बख्तावर। 15वीं रेजिमेंट टुकड़ी का सिपाही था बख्तावर।
और बख्तावर के नेतृत्व में यहां पर क्रांतिकारियों ने 2 अंग्रेज अधिकारियों के काट कर टुकड़े कर दिए थे, जिसमें एक का नाम था स्कॉटिश वुड और दूसरा था न्यूबरी। स्कॉटिश वुड और न्यूबरी के काट कर टुकड़े कर दिए थे। और इसी नसीराबाद छावनी को किसने लूटा था? लोक देवता के रूप में जिनको अपने पूछते हैं, डोंगजी जवाहर जी, लूट लिया था बंदों ने। डोंगजी जवाहर जी जो शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता है, उन्होंने कौन सी सैनिक छावनी को लूटा? तो आप याद रखना, नसीराबाद छावनी को लूटा था। तो नसीराबाद छावनी राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? तो नसीराबाद छावनी से होती है। 28 मई 1857 को 15वीं रेजिमेंट टुकड़ी के सिपाही बख्तावर के नेतृत्व में स्कॉटिश वुड और न्यूबरी के काट कर टुकड़े कर दिए जाते हैं। इसी सैनिक छावनी को लूटा था डोंगजी और जवाहर जी। फिर आगे, फिर देखो निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय जिसको सनक संप्रदाय भी बोलते हैं, इसको सनक संप्रदाय भी बोलते हैं, इसको सनकादि संप्रदाय भी बोलते हैं, और इसको परशुरामपुरी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ये इस संप्रदाय के अन्य नाम। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर। सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर। और यहां पर मेला लगता है राधा अष्टमी के दिन। राधा अष्टमी के दिन मेला लगता है। निम्बारक संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों आपसे पूछ ले तो याद रखना, निम्बारकाचार्य। और निम्बारकाचार्य का ग्रंथ पूछ ले या इनकी पुस्तक पूछ ले कौन सी है, तो वेदांत पारिजात भाष्य। वेदांत पारिजात भाष्य नाम का ग्रंथ लिखा था। इनकी भक्ति का सिद्धांत या दर्शन क्या था? निम्बारकाचार्य की भक्ति का सिद्धांत या दर्शन पूछ ले तो द्वैता द्वैतवाद। द्वैता द्वैतवाद या इसी को कहा जाता है भेदा भेदवाद। द्वैता द्वैतवाद या भेदा भेदवाद कहा जाता है। ठीक है, तो निम्बारक संप्रदाय जिसको सनक संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय या परशुरामपुरी संप्रदाय कहते हैं, सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में इनकी प्रधान पीठ है। राधा अष्टमी के दिन यानी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को इनका मेला लगता है। इसके प्रवर्तक हैं निम्बारकाचार्य। निम्बारकाचार्य ने ग्रंथ लिखा था वेदांत पारिजात भाष्य, और इनके भक्ति का सिद्धांत या दर्शन था द्वैता द्वैतवाद या भेदा भेदवाद। फिर चलो अजमेर के अंदर 2-3 किले और है, वो पढ़ लेते हैं। कहरीगढ़ का किला अजमेर के अंदर, किशनगढ़ का किला अजमेर के अंदर, जिसका निर्माण 1949 के अंदर 1949 के अंदर। इसके अलावा आपसे किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना पूछ ले तो 1939 के अंदर हुई थी, और किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी कांतिलाल चौथानी ने, लेकिन अध्यक्ष बनाया गया था जमाल साहब। फिर मुर्गी पालन। मुर्गी पालन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है राजस्थान में? अजमेर। इसीलिए अजमेर को अंडों की टोकरी कहा जाता है। तो 4 किले बता दिए मैंने, एक किशनगढ़ का किला, एक कहरीगढ़ का किला, इसके अलावा मेघजिन दुर्ग और तारागढ़ दुर्ग। ये चारों के चारों दुर्ग अजमेर के अंदर है। फिर अगले पेज पर देखो, राजस्व मंडल। राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर के अंदर, और राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी 1949 के अंदर, जब एकीकरण का चौथा चरण चला 30 मार्च 1949 को। उस समय यह निर्णय लिया गया कि राजधानी तो जयपुर रहेगी और राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर रखा जाएगा। तो राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर के अंदर है। गिद्ध संरक्षण केंद्र, गिद्ध संरक्षण केंद्र यह भी अजमेर के अंदर। प्रकृति का निजी भस्मक पक्षी किसे कहा जाता है? प्रकृति का निजी भस्मक पक्षी कहा जाता है गिद्ध को। निजी भस्मक पक्षी कहा जाता है गिद्ध को। और प्रकृति का निजी सफाई कर्मी के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति का निजी सफाई कर्मी। गिद्ध संरक्षण केंद्र अजमेर के अंदर इसकी स्थापना की गई है, और गिद्ध को प्रकृति का निजी सफाई कर्मी या प्रकृति का निजी भस्मक पक्षी कहा जाता है। फिर देखो गो अभयारण्य। गायों का अभयारण्य कहां पर? तो अजमेर के अंदर गायों के अभयारण्य की स्थापना की गई।
ठीक है, गो अभ्यारण्य पूछ ले तो अजमेर के अंदर। फिर देखो HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। HMT घड़ी का कारखाना कहां पर है राजस्थान के अंदर? तो चचियावास अजमेर के अंदर। HMT घड़ी का कारखाना चचियावास अजमेर, ठीक है। और HMT घड़ी का कारखाना 1967 में स्थापित हुआ। और कौन से देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से इसको स्थापित किया गया। चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से इसको स्थापित किया गया। हिंदुस्तान मशीन टूल्स या HMT घड़ी का कारखाना चचियावास अजमेर के अंदर 1967 में स्थापित हुआ। चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से इसको स्थापित किया गया। वर्तमान में तो यह कारखाना बंद कर दिया गया। फेल्सपार, फेल्सपार नाम का खनिज कहां पर पाया जाता है? तो अजमेर के अंदर। ऐसे याद करो, फेल और पास सर्वाधिक अजमेर के अंदर ही होते, तो फेल्सपार अजमेर के अंदर। फिर आगे मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज राजकुमारों को अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में कहां पर की गई थी? अजमेर। लॉर्ड मेयो भारत आया था और मेयो के आगमन पर मेयो कॉलेज की घोषणा की गई थी। 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर के अंदर की गई। फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ये भी कहां पर है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भी अजमेर के अंदर है और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की स्थापना यहां पर अजमेर में की गई थी 1930 में। फिर देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी 1957 में और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय रखा गया था जयपुर। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय 1961 में कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया? अजमेर के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, देख लीजिए, मेयो कॉलेज 1875 में अजमेर में स्थापित। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की स्थापना अजमेर में 1930 में। फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1957 में जयपुर में की गई थी, लेकिन 1961 में इसका मुख्यालय ट्रांसफर कर दिया गया अजमेर। फिर आगे बढ़ते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्व मंडल का मुख्यालय पूछ ले तो भी अजमेर में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय पूछ ले तो भी अजमेर में, और आरपीएससी का मुख्यालय भी अजमेर में। आरपीएससी अजमेर। आरपीएससी की स्थापना अजमेर में होती है 20 अगस्त 1949। 1949 में राजस्व मंडल की स्थापना हुई अजमेर में और 1949 में ही राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की स्थापना। मन्नू भंडारी, प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का संबंध कौन से जिले से? तो अजमेर से। मन्नू भंडारी की कोई रचनाएं आपको याद आ रही होगी, बचपन में कभी पढ़ी हो तो? खोटे सिक्के, फेमस रचना हुई खोटे सिक्के, वो किसकी है? तो मन्नू भंडारी की। रीमा दत्ता जलपरी के नाम से फेमस। रीमा दत्ता का संबंध कौन से जिले से है? तो अजमेर के अंदर। रीमा दत्ता जिनको जलपरी के नाम से जाना जाता, पर भारत की प्रसिद्ध तैराक हुई थी रीमा दत्ता, वो अजमेर से। फिर लूणी नदी। लूणी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ी से। लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ी से होता है और लूणी नदी का उद्गम स्थल भी कौन सा है? तो अजमेर है। नाग पहाड़ी अजमेर में पड़ती है। बाद में तो लूणी नदी आगे कई जिलों से होती हुई गुजरात में जाती है। बालोतरा तक इसका पानी मीठा है, बाद में खारा है, इसलिए आधी मीठी आधी खारी नदी के नाम से जाना जाता है। सागरमती भी कहते हैं, मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान की श्रवण रेखा भी कहते हैं, कई नाम है इसके, लेकिन इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो नागपहाड़ी अजमेर। फिर रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी कुचिल की पहाड़ियों से निकलती है। कुचिल की पहाड़ियां अजमेर से निकलती हैं और यह अंतिम बिंदु इसका कौन सा है? तो सांबर झील में जल गिराती है। कुचिल की पहाड़ियों अजमेर से निकलकर सांबर झील में जल गिराती हैं और रूपनगढ़ नदी के किनारे ही अपने पहले पढ़ के आए हैं, जो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद किशनगढ़ में, वो इसी रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है, जिसका उद्गम कुचिल की पहाड़ियों से होता है। तो आगे ये अजमेर जिला अपना कंप्लीट। तो ये अजमेर जिले की चर्चाएं होगी अपनी, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और जुटे रहिए अपने मकसद में, जरूर कामयाब होंगे। और इस अजमेर जिले आज कंप्लीट अपने कर लिया है। अगली क्लास के अंदर मैं एक नए जिले के साथ फिर आऊंगा, तब तक के लिए तैयारी में लगे रहिए। शुक्रिया।